हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दी पारंगत बैच को पावर्ड बाय सीवी विद्यालय। और आज हम पारंगत बैच में लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आज है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 1। ये पारंगत बैच क्लास 12th बोर्ड के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। जो भी बच्चे क्लास 12th बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन में अपने आप को अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, अपने फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को खूब अच्छा करना चाहते हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए ही है। आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर को टोटल 3 लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चार्जेस के ऊपर कि चार्ज क्या होते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्जेस पे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है चार्जेस के ऊपर, और फिर हम करेंगे कूलम्स लागू। तो इस लेक्चर को करने से पहले मैं आपको कुछ बात बता देना चाहता हूँ। जब आप इस लेक्चर को अटेंड करने आओ हमारे साथ, तो आप अपने नोट्स को खुद प्रिपेयर करो। इस लेक्चर में मैंने ऐसे डिजाइन किया है, पूरा लास्ट ईयर का ट्रेंड रिकॉग्नाइज किया, कैसे सवाल आते हैं। इस पूरे लेक्चर, ये कहने को 3 लेक्चर में एक चैप्टर खत्म होने वाला है, पर सच में मैं सारे कंसेप्ट को समझ करके, सारे एनालाइज करके, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके लेक्चर डिजाइन कर रहा हूँ। तो अगर आप एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो आप लेक्चर को रोज अटेंड करो। जब भी आपको लेक्चर मिले आप कॉपी पेन लेकर के नोट्स बनाओ, लेक्चर को अटेंड करो। और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप ऐसा करते हो तो अपने बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा मार्क्स सिक्योर करने वाले हो, और सबसे अच्छा पेपर आपका फिजिक्स का होने वाला है। तो बिना किसी बात के चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चार्ज के ऊपर, फिर क्वेश्चंस करेंगे चार्ज पे, और फिर पढ़ने वाले हैं कैसे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, और फिर हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ को। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि चार्ज होता क्या है। तो अगर मैं आपसे कहूं चार्ज क्या है, तो समझो जरा, हर मैटर की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। हर मैटर की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। उसमें से मैटर की एक प्रॉपर्टी है चार्ज का होना। चार्ज का होना भी मैटर की एक प्रॉपर्टी, जैसे मैटर है तो इसकी एक प्रॉपर्टी कि इसका अपना मास है। ऐसे ही मैटर की एक और प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। यानी मैटर की ही प्रॉपर्टी होती है चार्ज। अब अगर ये चार्ज की प्रॉपर्टी है, अगर मैटर की प्रॉपर्टी चार्ज है, तो अगर ये प्रॉपर्टी इसके अंदर आती है, तो या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है। मतलब अगर किसी मैटर के पास चार्ज है तो या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या उसको एक्सपीरियंस करेगा। यानी चार्ज हवा में नहीं उड़ता है, चार्ज किसी ना किसी मैटर के ऊपर होता है। और अगर उस मैटर के ऊपर चार्ज है तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। मेरी बात को ध्यान से समझना। चार्ज ही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराता है, चार्ज ही है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराता है, चार्ज ही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, तो चार्ज की वजह से ही सब होता है। ध्यान से समझना। अभी जो चार्ज होता है इसको कैसे लिखते हैं सर? चार्ज को लिखते हैं हम कैपिटल क्यू से, या आप चाहो तो स्मॉल क्यू से भी लिख सकते हो। क्या सर स्मॉल क्यू से लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो कैपिटल क्यू से भी लिख सकते हो, आप चाहो तो स्मॉल क्यू से भी लिख सकते हो। अब ये चार्ज कितने तरीके के होते हैं जरा समझ लो। चार्ज बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से सर? एक आपका होता है पॉजिटिव चार्ज और एक आपका होता है नेगेटिव चार्ज। मैं पॉजिटिव को ऐसे लिख रहा हूं, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, पूरा पॉजिटिव लिखना है। एक कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं सर? पॉजिटिव चार्ज को फिजिक्स में हम प्लस क्यू से दिखाते हैं, नेगेटिव चार्ज को फिजिक्स में हम माइनस क्यू से दिखाते हैं। अब यहाँ पे मेरी बात को समझ लो, चार्ज 2 ही तरीके के होते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, क्या सर कोई तीसरा चार्ज होता है? नहीं, कोई तीसरा चार्ज नहीं होता, 2 ही तरीके के चार्ज होते हैं। अब बात कर लेते हैं यूनिट्स की, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। यूनिट्स ऑफ चार्ज, कि सर चार्ज के कितने यूनिट होते हैं? तो यूनिट पूरे फिजिक्स में 2 ही होते हैं। या तो आप सीजीएस यूनिट की बात करो या आप एसआई यूनिट की बात करो। हमें एसआई यूनिट पढ़ना है, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और जिसको जानना है सीजीएस यूनिट क्या होता है, वो होता है स्ट्रेट कूलाम। सीजीएस यूनिट क्या होता है चार्ज का? स्ट्रेट कूलाम, है ना, स्ट्रेट कूलाम। तो ये बात याद रखना, एसआई यूनिट जो चार्ज की होती है कूलाम होती है सर, और सीजीएस यूनिट इसकी स्ट्रेट कूलाम होती है। हमको ये समझ में आ गया सर कि चार्ज क्या होता है। अब आगे आप क्या पढ़ाने वाले हो? अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो आप आगे पढ़ने के लिए रेडी हो। अब यहाँ पे ना मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। पूरे फिजिक्स में, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम चार्ज के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे बेटा ये चार्ज रेस्ट पे होने वाला है।
ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है ना, ये जो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें हमारा चार्ज किस पे रहने वाला है, रेस्ट पे रहने वाला है। और जब चार्ज रेस्ट पे रहता है ना, चार्ज इज एट रेस्ट, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये होता है कि आपका जो चार्ज है वो किस पे है, रेस्ट पे है। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट पे। और अगर कोई चार्ज रेस्ट पे होता है तो फिर वो क्या करता है, देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये बात याद रखना। तो इस पूरे चैप्टर में जिस चार्ज से हम डील करेंगे, इसमें जो हमारा चार्ज रहने वाला है वो रेस्ट पे रहने वाला है। और ये बात समझ जाओ बेटा कि जब कोई चार्ज रेस्ट पे होता है तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है, अगर ये रेस्ट पे है तो अपने इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो मैंने लाइन बना रहा हूं, ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसको बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ लो कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो क्या करता है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स को प्रोड्यूस करता है। और एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। इसी चैप्टर के बाद अगले चैप्टर में सब कुछ बताऊंगा, पर बेटा ये वाली बात जानना आपको बहुत जरूरी है। सर हमको ये समझ में आ गया चार्ज क्या होते हैं, अब सर मुझे आप कुछ और बता दीजिए। तो मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। देखो भाई, इन सब को पढ़ने के बाद आपको एक चीज और समझना है। वो चीज ये है, वो चीज ये है भैया, तो मैं ये कह रहा था कि अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक मतलब एक के ऊपर प्लस का चार्ज हो, एक के ऊपर माइनस का चार्ज हो, तो ये दोनों अनलाइक है, अलग अलग है। एक के ऊपर प्लस है, एक के ऊपर माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे को एक दूसरे के तरफ खींचेंगे। इसे ही बोलते हैं कि हमेशा अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये पहली बात आपको समझ लेनी है। दूसरी बात सर क्या समझाना चाहते हो, अगर मान लो दोनों पे प्लस क्यों हो जाए, इस पे भी प्लस क्यों हो गया, इस पे भी प्लस क्यों हो गया, ये दोनों लाइक चार्जेस है। इस पे भी प्लस का साइन है, इस पे भी प्लस का साइन है। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। क्या करते हैं, दूर भागते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस क्या होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल, रिपेल मतलब दूर भागना, दूर भाग रहे हैं ना, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागते हैं, है ना। तो ये दो बात आपको याद रखनी है चार्ज में, कि अगर कभी अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्ज होंगे तो दूर भागेंगे। ठीक है सर, हमको इतनी बात समझ में आ गई है। अब आप आगे लेकर के चलिए। अगर आप इतनी बात समझ जाते हो तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या पढ़ाने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये स्लाइड जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड से हर साल मैं कह सकता हूं कि कोई पता नहीं, सीबीएसई बोर्ड में नहीं आया, आईसीएसई में आ गया, आईसीएसई में, यूपी बोर्ड में, मतलब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं सवाल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत फोकस होकर के सुनना, बहुत ध्यान से समझना। इस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक ब्लैंक पेज पे लेकर के चलता हूं और वहां पे पूरी कहानी को समझाता हूं, फिर आपको इस स्लाइड के ऊपर मैं लेकर के आता हूं। ये जितनी भी बातें लिखी हैं ये आप तब समझ पाओगे जब एक बार मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको समझा देता हूँ भाई। क्या क्या प्रॉपर्टीज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, सबसे पहले मेरी बात को सुनो, हेडिंग लगा लो अपनी कॉपी में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हम चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी चार्ज की होती है वो ये होती है कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज वो क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब डरना नहीं है इस शब्द से, डरना नहीं है शब्द से, इसको समझना है और इसको रिमेंबर करना है कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। ये क्या होता है क्वांटाइजेशन, में समझाता हूँ बेटा। कोई भी चार्ज दुनिया में है ना, तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन के। या तो 1 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा, 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म में होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा, 4 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन हो, 1/2 इलेक्ट्रॉन हो। यानी जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा ना, हमेशा इलेक्ट्रॉन के होगा।
वो जो n की वैल्यू है वो इंटीजर होगी, या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि n 1.5 हो जाए। तो वही कहता है चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहता है, इसको याद करना है मेरे साथ में। क्वांटाइजेशन क्या होता है, चार्ज इज इंटीग्रल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज होता है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन। मतलब सर, मतलब ये कि क्वांटाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल ने एक फॉर्मूला दिया। अब इस बात को जरा समझना। इन्होंने कहा Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। यहां पे जो n है ना, ये इंटीजर होना चाहिए। n मस्ट बी इंटीजर। इसे क्या होना चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए सर, तभी कोई किसी बॉडी पे चार्ज पॉसिबल है। यानी ये जो n है ना, n या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या 4 होगा, 5 होगा, या ज्यादा से ज्यादा कितना भी होगा, पर n हमेशा इंटीजर होगा सर, तभी किसी बॉडी पे चार्ज पॉसिबल है। या तो Q इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन होगा, भाई अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में जो चार्ज होगा हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होने वाला इलेक्ट्रॉन। n की जो वैल्यू होगी या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। n कभी भी n कभी भी 1.5 नहीं हो सकता, n कभी भी 1/5 नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है, अगर इफ n इज नॉट इंटीजर, अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि n इंटीजर ना हो तो चार्ज हो ही नहीं सकता, देन दैट चार्ज इज नॉट पॉसिबल। और इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूँ। दैट चार्ज इज नॉट पॉसिबल। अब ये जो मैं बात कह रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा वेट करो, बस 2 सेकेंड। मैं आपको ये पूरी बात समझाने वाला हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ चार्ज होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। इसको मैं समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपकी ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आते हैं क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पे, और क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। सब लोग पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जब नहीं कर पाओगे तो वीडियो को ऑन करके देखोगे, सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी बॉडी पे चार्ज देंगे, बोलेंगे बताओ ये चार्ज पॉसिबल है। तो अगर n की वैल्यू इंटीजर है तो चार्ज पॉसिबल है, और अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं है तो चार्ज पॉसिबल नहीं। तो पहला क्वेश्चन इज 1.6 into 10 के पावर माइनस 18 कूलाम चार्ज इज पॉसिबल ऑन दी बॉडी। क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है, चार्ज इज पॉसिबल ऑन दी बॉडी। बताओ भैया, क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से इस बात को बताएंगे कि मान लो कोई बॉडी है, ये कह रहे हैं कि इस बॉडी पे 1। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ क्या इस बॉडी पे इतना चार्ज पॉसिबल है। तो हम लगाएंगे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। अगर n की वैल्यू इंटीजर आती है तो इस बॉडी पे इतना चार्ज पॉसिबल है, और अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं आती है तो इस बॉडी पे इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, क्या होता है, Q इक्वल टू Ne। Q तो हमको गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम चार्ज, और हमें देखना है कि पॉसिबल है या नहीं है। तो हम n की वैल्यू निकालेंगे। सर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, जिसको नहीं पता भाई बता देता हूँ, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बेटा इसको तो याद ही कर लेना, आई होप तुम्हें ये पता होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स की साइन लिख दो, चार्ज लिख दो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बेटा n की वैल्यू जब यहाँ से निकालूंगा तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18, और इसको डिवाइड कर दूंगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से। ये ऊपर जाने वाला है और फिर हो जाने वाला है, वो ये यहाँ से देखो, ध्यान से जरा देखो देखो देखो, क्या दिखाना है मुझे तुम्हें, मुझे ये दिखाना है कि 1.6 तो कट जाएगा, ये 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर 19, और 10 की पावर माइनस 18, ये कट्टम गुट्टा होगा बेटा।
n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 की पावर 1, या इसको मैं लिख सकता हूँ 10, है ना, समझ पा रहे हो सब लोग। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 10। भाई ये यहाँ पे सॉल्व करो, n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी 10। 10 तो बेटा एक इंटीजर है, यानी n की वैल्यू इंटीजर आ गई तो हम कह देंगे कि दिस चार्ज इज पॉसिबल ऑन बॉडी। तो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, बताओ क्या बॉडी पे इतना चार्ज पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, और अगर n की वैल्यू इंटीजर आती है तो चार्ज पॉसिबल होगा, अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं आती है तो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, ताकि तुम्हारे कंसेप्ट काफी अच्छे हो जाए। वो क्वेश्चन कुछ ऐसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कुछ इस तरीके से करने वाले भाई। कैसे, एक सवाल करो सब लोग अपने अपने कॉपी में। एक क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि इच 1.6 into 10 की पावर -20 कूलम चार्ज इज पॉसिबल ऑन दी बॉडी, चार्ज इज पॉसिबल ऑन दी बॉडी। क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है, चार्ज इज पॉसिबल ऑन दी बॉडी। अब अगेन क्या करने वाले हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या है उसको देखो। हमसे कह रहा है कि कोई एक बॉडी है ना, कोई एक बॉडी है जिसपे 1.6 इंटू 10 की पावर -20 कूलम चार्ज है। बताओ क्या ये चार्ज पॉसिबल है। तो अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू एन। बेटा बहुत लोग सोच रहे होंगे सर आप बोल दिए हो तो पॉसिबल है ही है, जरूरी नहीं है, उसको हमें देखना है, फॉर्मूले से देखेंगे। अगर n की वैल्यू इंटीजर आएगी तो पॉसिबल है, अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं आती है तो पॉसिबल नहीं है। Q की वैल्यू हमें गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर -20। बेटा n की वैल्यू हमें निकालनी है, इलेक्ट्रॉन पे होता है चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -20, और बेटा यहाँ पे हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये ऊपर कट्टम कुट्टा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो वहाँ पे आएगा 10 की पावर -1। क्या आएगा, ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा n इक्वल टू 10 की पावर -20 इंटू 10 की पावर 19 हो जाएगा, प्लस का 19। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 की पावर -1, और इसको लिख सकते हैं 1/10। और अगर n की वैल्यू फ्रिक्शन में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, तो इंटीजर तो रहा नहीं, इस वजह से दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। इस बॉडी पे इतना चार्ज नहीं हो सकता है बेटा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, तो तुम्हें मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूँ, आप सारे क्वेश्चंस को करने वाले हो। एक क्वेश्चन बेटा और इस क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पे कर लो, ताकि कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे हो जाए। एक तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और एक इस तरीके के सवाल आते हैं, बताता हूँ। मान लो कोई बॉडी है ना, क्वेश्चन एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करना है ना। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, डरो मत, मैं इसको बिल्कुल समझाऊंगा, क्वेश्चन की हेल्प से ही समझाऊंगा। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव, मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी, फ्रॉम अ बॉडी टू गिव इट चार्ज ऑफ 1 कूलम। क्वेश्चन क्या है कि मान लो कोई बॉडी है, इस बॉडी को हमें 1 कूलम चार्ज देना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दूं, या मैं ऐसा कह दूं कितने इलेक्ट्रॉन में दे दूं। हाउ मच, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव ना करके, दोनों क्वेश्चन सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं यहाँ पे गिवन कर दूंगा ना, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। गिवन यहाँ पे कर देता हूँ टू अ बॉडी, टू अ बॉडी, ताकि उसके ऊपर 1 कूलम का चार्ज आ जाए। तो कैसे करेंगे सर, हमें इस बॉडी से को कितने इलेक्ट्रॉन दे दें, कितने इलेक्ट्रॉन्स दे दें ताकि इस बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज आ जाए, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम लगाएंगे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। बेटा एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा है Q इक्वल टू एन, इसके बारे में मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। ये कहता है कि जो चार्ज होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन का। अब बेटा यहीं पे समझ लो, यहाँ पे जो Q है ना, इसका मतलब होता है चार्ज, यहाँ पे जो N है इसका एक्चुअल मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
है ना। और अगर इसी n की वैल्यू हमारी किस में आती है, इंटीजर में आती है, तो बोल देते हैं चार्ज पॉसिबल है। पर यहाँ पे ये समझो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एक्चुअली में चार्ज एन इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बेटा अगर ये तीन बात आती है तो क्वांटाइजेशन के किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। सर हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी गिवन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन देने चाहिए, हमसे n पूछा है। सर हमको क्यों पता है 1 कूलम, सर हमको n पूछा है, और सर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो हमको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता ही है। तो अब क्या करेंगे सर, अब लगाएंगे फार्मूला, क्या लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे सर, हमको सर ये पता लग चुका है कि n मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू हम निकालेंगे और आंसर ले आएंगे सर। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। Q हो जाएगा 1 कूलम, n की वैल्यू हमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है बेटा, अब n कितना हो जाने वाला है, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक काम करूं, इसको ऊपर भेज दूं तो हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19। और बेटा मैं यहाँ पे कुछ ये कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक 10 और आ जाएगा, वो फिर हो जाएगा। अब एक काम करता हूँ, एक एक 10 यहाँ से ले लेता हूँ, एक 10 ये, तो ऊपर हो जाएगा 100/16 इंटू 10⁻19। इसको बेटा सॉरी 18, 10⁻18 क्या हो जाएगा, 10⁻18। अब इसको आप सॉल्व कर लो, है ना। तो आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। बेटा इसको सॉल्व कर लेना एक बार, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको जरा आप सॉल्व कर लेना, इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर हम निकालते हैं, है ना, तो बॉडी हम पे हमारा 1 कूलम का चार्ज आ जाएगा। ठीक है भाई, बोलो समझ में आया कैसे किया। ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना, एक कैलकुलेशन बेटा खुद से कर लो, देख लो मैंने अप्रोक्सीमेशन में लेकर के कैलकुलेशन किया है, तो इतने आंसर आने वाले हैं। तो आपके पास क्वेश्चन देगा और पूछेगा बताओ कि इस बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है, तो अगर n की वैल्यू इंटीजर आती है तो चार्ज हो सकता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाए या कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए ताकि गिवन चार्ज हो जाए, तो n मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू निकाल लो, आपको पता लग जाएगा। अब भैया अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आप चार्ज के क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को समझ चुके हो, एक प्रॉपर्टी आपके दिमाग में सेट हो चुकी है जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब दूसरी प्रॉपर्टी आपको समझना है सर, दूसरी प्रॉपर्टी में क्या समझाओगे, दूसरी प्रॉपर्टी बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो चार्ज होता है वो चार्ज क्या होता है, चार्ज इज एडिटिव। मतलब सर, मतलब आप क्या कहना चाहते हो, एडिटिव मतलब जोड़ सकते हैं, हाँ यही बात ये भी कह रहा है, ये एक प्रॉपर्टी बना दी गई। एक कॉमन सेंस चीज होती है यार, 2 3 को जोड़ो 5 होता है, 6 3 को जोड़ो 9 होता है, यही कहा जाता है कि चार्ज को आप जोड़ सकते हो। मतलब मान लो किसी बॉडी पे इतना चार्ज है, 4 कूलम, 3 कूलम, 2 कूलम, तो सर इतनी छोटी सी चीज, मतलब ये एक प्रॉपर्टी बन गई, हाँ एक प्रॉपर्टी बन गई। आपसे पूछा जाएगा इस पे नेट चार्ज बताओ, वही बचपन की मैथ क्लास फर्स्ट, 4 कूलम, 3 कूलम, 2 कूलम, मतलब 4 3 7 2 9 कूलम। भैया मतलब चार्ज को सिंपल मेथड से जोड़ सकते हैं। अब यार देखो क्लास 12th में हो तो इतनी भी आसान चीजें तुम्हें नहीं बताने जाने वाले हैं, है ना। चार्ज इज एडिटिव का मतलब है इसको नॉर्मल एडिशन मेथड से जोड़ सकते हो। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जोड़ने के दो तरीके होते हैं, किसी भी चीज को जोड़ना है ना, मान लो एडिशन कराने, तो फिजिक्स में जोड़ने के दो तरीके हैं। एक होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, एक क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है, और एक होता है आपका कौन सा एडिशन, एक आपका होता है नॉर्मल मेथड का एडिशन, भैया जो नॉर्मल मैथमेटिक्स करते हो जो ये है, और एक होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो जो चार्ज होता है ना वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है, उसको नॉर्मल मैथमेटिक्स मेथड से आप जोड़ सकते हो। इसी वजह से कहते हैं कि चार्ज होता है एडिटिव होता है, चार्ज को जोड़ा जा सकता है ना नॉर्मल मेथड से। तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात ये होती है कि जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है, चार्ज इज कंजर्व। कंजर्व मतलब सर आपने एक बात सुनी होगी, हर क्लास 9 क्लास 10 क्लास 12 के बच्चा एक बात तो जानता ही है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। दैट्स इट बेटा, जहां भी कंजर्वेशन लगता है यही लाइन बोलनी होती है। तो चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है, मतलब कि चार्ज पूरे यूनिवर्स में जो है वो कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में जितना चार्ज है वो कांस्टेंट है।
एक चार्ज को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर नए चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते चार्ज को। जितने चार्ज है उतने ही यूनिवर्स में है, नया चार्ज बना नहीं सकते। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज, destroyed, it can be changed from one form into another, it can be changed from one form into another, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन पूरे चार्ज को आप चेंज नहीं कर सकते हो भैया, चार्ज को बना नहीं सकते हो कुल मिलाकर। मान लो किसी बॉडी पे, अब बेटा यहाँ से बहुत प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं, समझ लो। जैसे मान लो किसी बॉडी पे 4 कूलम, 3 कूलम, 9 कूलम, मतलब मान लो 2 कूलम चार्ज है, 9 कूलम है। अब इसको मैंने ऐसे पकड़ के हिला दिया, ऐसे 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 कर दिया, इसको मैंने ऐसे ऐसे किया, तो क्या होगा बेटा, ये चार्ज का मैंने क्या करा दिया, मैंने चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करा दिया। मैं चार्ज का क्या कराने जा रहा हूँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरी बात को समझते चलना, ये एक एक बात है अपनी कॉपी में लिखते चलो, समझते चलो। अगर बेटा मैं इस चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करा दूंगा तो इस बॉडी पे चार्ज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। किस तरीके से सर, ये हो जाएगा, मान लो इस पे 4 कूलम और 3 कूलम और यहाँ पे 5 कूलम, है ना, 4 3 7 5 12। अब भैया यहाँ पे मान लो लिख दूं -3 कूलम। अब जरा तुम जोड़ो, मैंने हिला दिया ऐसे ऐसे करके, रिडिस्ट्रीब्यूशन करा दिया, तो इस बॉडी पे इतना चार्ज आ गया। अकॉर्डिंग टू दी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। लेकिन बेटा फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी, आइसोलेटेड मतलब, आइसोलेटेड मतलब भैया ये बॉडी अकेली है, हमने किसी से उधार नहीं मांगा है चार्ज, इसी बॉडी का रिडिस्ट्रीब्यूशन किया है, फिर ये चार्ज आया है। मतलब बॉडी पे इतना चार्ज था, अभी बॉडी पे कितना चार्ज था, क्यू नेट में जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बेटा 3 ही चार्ज तो है, एक है 4 कूलम, एक है 2 कूलम, एक है 3 कूलम, 4 2 7 3, सॉरी 4 3 7 2 9, नहीं, हाँ ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से करता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 4 3 7 2 9, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना, 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 3 7 2 9, मतलब ओवरऑल इस पूरे बॉडी पे 9 कूलम का चार्ज है। मेरी बात को समझो, मैं जो कहना चाहता हूँ भाई बहुत डीप बात है ये, इस पूरे बॉडी पे 9 कूलम का चार्ज है। अब अगर मैं इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करा दूं, क्या करा दूं, रीडिस्ट्रीब्यूशन करा दूं, तो भी 9 कूलम का चार्ज ही रहना चाहिए। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखो इसमें तुम चार्ज को जोड़ो, यूनिट जोड़ो, तो 4 3 7, 7 5 12, 12 में 3 घटाओगे तो 9 ही आएगा। यहाँ पे भी 9 कूलम का चार्ज है, यानी अगर ये एक आइसोलेटेड बॉडी है तो नया चार्ज नहीं आने वाला है। जितना चार्ज है अगर उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा तो बाद में और पहले दोनों चार्ज बराबर होना चाहिए। जितना चार्ज यहाँ पे क्यूनेट है उतना चार्ज यहाँ पे क्यूनेट है, सब नया चार्ज नहीं बना। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस पूरे यूनिवर्स में जितना चार्ज है तो कांस्टेंट है। चार्ज को आप बना नहीं सकते हो, चार्ज को आप खत्म नहीं कर सकते हो, पर एक चार्ज को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, सेम एज एनर्जी। बात समझ में आई? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब इतनी बात हमको समझ में आ गई सर कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। एक आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज क्या रहता है सर, कांस्टेंट। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब क्या बताना चाहते हो, मैं बताना चाहता हूँ एक और प्रॉपर्टी, इस पे ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया रिसर्च हुई है सर। हमारे आइंस्टीन सर ने तो अपनी पूरी लाइफ ही खत्म कर दी इसके ऊपर, मतलब ग्रेट साइंटिस्ट है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कहते हैं कि मास जो होता है वो वेरी करता है, मास जो होता है वो स्पीड के साथ साथ वेरी करता है, पर बेटा चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। चार्ज क्या होता है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट, इनवेरिएंट मतलब सर इसको मैं ना, अगर मान लो 2 कूलम का चार्ज है और इसको मैं लेकर के चलूं 10 मीटर पर सेकंड से, तो चार्ज की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। 2 कूलम में तो 2 ही रहेगा। बस यही होता है कि मास स्पीड के साथ वेरी नहीं करता, सॉरी 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 सॉरी, चार्ज स्पीड के साथ वेरी नहीं करता, इसे बोलते हैं कि चार्ज हमारा इनवेरिएंट है। ठीक है बेटा, चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, मतलब चार्ज डू नॉट वेरी विथ स्पीड, डू नॉट
वेरी विथ स्पीड, है ना। स्पीड के साथ साथ चार्ज की वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती है, बदलती नहीं है ना। चार्ज हमेशा सेम है। मान लो आपने 10 गुलाम लिया, अब 10 गुलाम लेकर के मैं दौड़ने जा रहा हूँ, मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ, मैं एरोप्लेन से जा रहा हूँ, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गाड़ी से भागा जा रहा हूँ, तो क्या चार्ज चेंज हो जाएगा? नहीं अंकल, चेंज ही नहीं होगा। जितना चार्ज हमारी बॉडी पे है उतना ही चार्ज रहेगा। तुम 10 किलोमीटर पर सेकंड से चलो, तुम 10 मीटर पर सेकंड चलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। लेकिन बेटा यही मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। आइंस्टीन सर जो है ना, मैं उनकी पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आइंस्टीन ने जब अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, उन्होंने बताया कि हम एनर्जी को मास में मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मास वेरी करता है स्पीड के साथ। एक इक्वेशन दी थी, m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बेटा अगर कोई इंसान या कोई टेक्नोलॉजी हम ऐसा बनाते हैं, अभी तक तो नहीं बनी है, जो स्पीड ऑफ लाइट से चले, तो एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, और अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है तो उसकी मास चेंज हो जाएगी। मतलब मैं 10 किलो का रहूंगा तो मेरा मास ही बदल जाएगा, मेरा मास दूसरा हो जाएगा। ये आइंस्टीन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया। लेकिन बेटा चार्ज के साथ कुछ ऐसा लफड़ा ही नहीं है। चार्ज जो है वो चेंज ही नहीं होता है, चार्ज इनवेरिएंट होता है। कितनी भी स्पीड से आप चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब आप नेक्स्ट चीज बताओ। नेक्स्ट चीज ये होती है कि चार्ज हमेशा, देखो मैं तुम्हें बता दिया, अनलाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, वही सारी चीजें हैं। इतनी चीज अगर आप समझ चुके हो तो प्रॉपर्टीज आपकी खत्म हो चुकी है भाई। अब आपको आगे बढ़ते हैं, इन सारी चीजों को समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, आइए सर। अब ये समझने के लिए आप रेडी हो, है ना सर? हाँ ठीक है सर, समझा दो, आप इतना बता ही रहे हो, समझा दो। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है भैया, वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है ना। मींस इट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट अमाउंट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज चार्ज एन इलेक्ट्रॉन, हमेशा डिस्क्रीट अमाउंट में होगा, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जो किसी बॉडी पे टोटल चार्ज होगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और एक प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जो एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है ना, वो कांस्टेंट रहता है। मान लो 10 कूलम है तो 10 ही कूलम रहेगा, तुम कितना भी रिडिस्ट्रीब्यूशन कर लो। मतलब इसका ये कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसको ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन भैया इसको आप क्या नहीं कर सकते हो, बना नहीं सकते हो नए चार्ज को। दूसरी बात, चार्ज एडिटिव होता है। एडिटिव मतलब अगर मान लो नेट चार्ज किसी बॉडी पे निकालना है, इस बॉडी पे 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम है, तो आप सिंपली क्या करोगे, चार्ज को जोड़ दोगे। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं चार्ज ऑफ एडिटिव। और ये आप पॉजिटिव चार्ज के लिए भी लगा सकते हो, नेगेटिव चार्ज के लिए भी लगा सकते हो। ये पूरी कहानी आपको समझने की जरूरत ही नहीं मेरे भैया, जितनी बातें मैंने स्लाइड में बताई है मोर देन सफिशिएंट है। सर फिर क्यों लेकर के आए हो स्लाइड? मजा दिलाने के लिए, मजा आता है सर। ठीक है सर, बहुत मजा दिला दिया आप। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बेटा तुम्हें खुद ही बता दिया कि चार्ज भैया कितने तरीके के होते हैं। चार्ज होते हैं सर दो तरीके के हैं, हाँ बैगन, दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, तुम्हें भी पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं भैया, दो प्लस क्यू है, तो इनको जितना भी पास लाने की कोशिश करूंगा दूर भागेंगे। कुछ लोग होते हैं उनको पास लाओ दूर ही जाते हैं, ऐसे ये भी होता है। भैया देखो, दो इंसान अगर बहुत महाबली हैं, अगर मान लो दोनों के पास में बहुत धन दौलत है, दोनों के पास में बहुत प्रॉपर्टी है, तो एक दूसरे से एंटी में ही रहने वाले हैं। तुम्हारे घर में किसी के, तुम्हारे अगल बगल किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी है और बगल में भी किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी है, उन दोनों को बैठेगा ही नहीं। सच बता रहा हूँ, लोगों के मन में पता नहीं क्या मेंटालिटी है। तो ऐसे ही दो चार्ज भी होते हैं, अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, उनके ऊपर सेम चार्जेस हैं भैया, दूर दूर भागते हैं एक दूसरे से, है ना। तो यही होता है, लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट होते हैं, है ना, गरीब आदमी है भाई, वो क्या करेगा, लड़ाई थोड़ी करेगा धनी आदमी से, वो तो उसके पास में ही जाएगा, मालिक नमस्ते मालिक, यही होता है। ठीक है, तो वही होता है भाई, मालिक को नमस्ते किया जाता है। तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। और इस बात को बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट, जिनके बारे में अभी लॉ पढ़ाऊंगा, कूलम्स लॉ, मजा आने वाला भाई, फील आने वाला, उन्होंने ये बात बताई थी कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इस दुनिया में दो ही तरीके के चार्ज होते हैं। अब कूलम्स लॉ पे आने से पहले
कूलम्स लॉ पे आने से पहले मैं आपको कुछ फील दिलाना चाहता हूँ। सर क्या? अभी मेरी बहुत दो टॉपिक बचा है बेटा, एक बचा है मेथड्स ऑफ चार्जिंग और एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। सर ये स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? हेडिंग लगा लो कॉपी में, स्पेसिफिक चार्ज। ये जो स्पेसिफिक चार्ज होता है ये क्या होता है सर? स्पेसिफिक चार्ज को बोलते हैं चार्ज टू मास रेशियो है। हाँ सर, स्पेसिफिक चार्ज में दूर दूर लिख दूं क्या? हाँ भैया, दूरी बहुत जरूरी है दुनिया में। जिंदगी में अगर दूरी नहीं है ना, मजा नहीं आता है, तो दूरी होना चाहिए भाई। स्पेसिफिक चार्ज मास्टर अगर एक बार लिखने की कोशिश करता है तो कुछ ना कुछ दिक्कत ही हो जाती है भाई, है ना। चलो आओ, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है सर? स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है सर? ये होता है चार्ज टू मास रेशियो। इसका डेफिनेशन क्या होती है? इट इज दी चार्ज टू मास रेशियो, या ऐसा कहा जाता है इट इज द रेशियो, ऑफ चार्ज टू मास। चार्ज और मास का जो रेशियो होता है उसे क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का फार्मूला भी बन जाता है भैया। क्या करने वाले हो? डेफिनेशन से ही क्या फार्मूला आ जाएगा? आ जाएगा चार्ज को मास से डिवाइड कर दो तो आपको स्पेसिफिक चार्ज मिल जाने वाला है। यही इसका फार्मूला होता है। मान लो कल को एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको चार्ज देगा, मास से डिवाइड कर दोगे तो आपको स्पेसिफिक चार्ज मिल जाने वाला है। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? इट इज द चार्ज टू मास रेशियो। अब एक फैक्ट की बात बताऊं, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है ना कि बताओ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में स्पेसिफिक चार्ज की रेशियो ज्यादा किसमें होती है? तो मैं कहूंगा स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है सर? इसको मैं क्या एससी बोल दूं? नहीं नहीं, एससी नहीं बोलूंगा भाई, डिबेट हो जाएगा, कंट्रोवर्सी। मैं कंट्रोवर्सी करने नहीं आया हूं। मैं कहता हूं कि Q बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन से Q बाई एम ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है। मतलब Q बाई एम, मतलब Q मतलब होता है चार्ज। चार्ज क्या होता है सर? Q होता है। मास क्या होता है? M होता है। तो क्या मैं सर स्पेसिफिक चार्ज को कह सकता हूँ Q बाई एम? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हो आप। ठीक है, क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज? स्पेसिफिक चार्ज सर होता है Q बाई एम। हाँ सर। सर ये बात जो लिखी हो ना, मेरे दिमाग में खटक रही है, सर आपने ऐसा क्यों लिखा? बताता हूँ क्यों लिखा। बेटा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? सर आप मेरी नॉलेज चेक कर रहे हो ना, मुझे भी पता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? सर फिर नॉलेज चेक कर रहे हो ना, ये भी होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। बेटा ये माइनस में होता है, माइनस का 1.6 होता है। मास्टर क्या क्या बता रहे हैं मास्टर? देखो मास्टर ये कह रहा है कि जो चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, पर ये प्लस में होता है, ये होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। बेटा बेटा मुद्दे की बात क्या है ना, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, चार्ज एंड प्रोटॉन बराबर होता है, बस साइन का डिफरेंस होता है ना। मतलब दोनों में चार्ज तो सेम रहने वाले हैं, चाहे चार्ज इलेक्ट्रॉन हो चाहे चार्ज एंड प्रोटॉन हो। बेटा हमें भी पता है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है it is 1 by 1837 times smaller than mass of proton. Yes, times of proton, mass of proton. Yes bro, ये बात सच्चाई है कि जो मास इलेक्ट्रॉन पे होता है ना वो 1 by 1837 टाइम्स छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन। जी ये स्टेटमेंट चाहो तो याद कर सकते हो। तो सर चार्ज सेम है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है। एक बात तो सुन लो अंकल, मेरे से गलती हो गई है, माफ करना। यहाँ पे मैं ये लिख रहा था, लिखा सब कुछ ठीक है, तो Q ऑफ एम ज्यादा होता है बेटा Q ऑफ MP से, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा हो जाएगा, है ना। मैं यही कहना चाहता था, गलती से हो गया। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1 by 1837 टाइम होता है मास ऑफ प्रोटॉन का। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा ना। मेरी बात को समझ पा रहे हो भाई? किसी का मास कम है तो स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा है, इसी वजह से चार्ज अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ज्यादा होता है।
यानी स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन से। बेटा ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, पर फिर भी जो आईएससी के बच्चे हैं है ना, उनके यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आया था तो मैंने इस चीज को टैकल करके समझा दिया। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, बढ़िया लगा होगा। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। सर क्या पढ़ाना चाहते हो आप? अगला टॉपिक है मेरा, एक तरीका है हमारे पास जिससे हम चार्ज के बारे में अता पता लगा सकते हैं, उसे बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या मेरे पास इमेज है उसकी? मैं एक बार देखता हूँ, मेरे पास इमेज हो तो मैं दिखा दूं। ये देखो भैया, हाँ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये देखो ये देखो देखो, ये क्या है अंकल? भैया इसे बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसका काम क्या होता है? ये हमको चार्ज बताता है किसी बॉडी पे कितना चार्ज है। अगर उसको मैं रफली एस्टिमेशन चाहता हूं, पूरी तरीके से नहीं, रफ एस्टिमेशन अगर चाहता हूं, इट मेजर्स द रफ एस्टिमेशन ऑफ चार्ज। रफ एस्टिमेशन देता है, या ऐसा मैं कह लूं इट गिव्स द रफ एस्टिमेशन ऑफ चार्ज। ये क्या करता है? इट गिव द रफ एस्टिमेशन ऑफ चार्ज, रफ एस्टिमेशन ऑफ चार्ज हमें चार्ज के बारे में बताता है कि चार्ज कितना है। समझो जरा ये क्या होता है, कैसे होता है, समझो। बेटा यहाँ पे क्या होता है, इंसुलेटिंग प्लग लगी होती है। मैं इसको एक बार पहले अपने खुद के डायग्राम से समझाता हूँ, फिर आपको इस पे लेकर के आता हूँ, है ना। क्या होता है, ध्यान से देखो, ये ऐसे होता है, ऐसे गोल्ड की पत्तियां लगी होती हैं ना। ये क्या बन गया, देखो जरा क्या होता है। बेटा एक ऐसी पाइप होती है, ऐसे समझ लो एक रॉड होता है, गोल्ड का होता है, पत्तियां, दो पत्तियां लगी होती हैं, है ना। यहाँ पे एक ऐसे नोब होता है, और यहाँ पे मैं अगर कोई कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर के आता हूँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आता है, ऐसे 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 से, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे भी, इस पे भी। और ये जो दोनों लीफ लगी, बहुत पतली लीफ होती है गोल्ड की, ये दोनों किसकी लीफ होती है? गोल्ड की लीफ होती है। तो इन पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आता है कंडक्शन की वजह से। अब जब इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना इनका एंगल भी बढ़ेगा ना, थीटा। भाई पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं सर? पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, है ना, रिपेल करते हैं, दूर दूर भागते हैं। तो क्या होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ये दूर भागेगी। तो क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के। जितना एंगल दूर जाएगा, ये जितना थीटा ज्यादा होगा, हम कहेंगे उतना चार्ज ज्यादा है। पर बेटा ये हमको रफ एस्टिमेशन देता है, एग्जैक्ट एस्टिमेशन हमको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप नहीं देता है। हमको ये क्या कर देता है? रफ एस्टिमेशन देता है। इस बात को याद रखना। क्या करता है भैया? ये हमको एक रफ एस्टिमेशन देता है चार्ज के बारे में। इसको देख लो, ये जो मैंने बनाया है इसको भी देख लेना और इसको भी समझ लो। क्या होता है भाई, देखो एक ब्रास की डिस्क है। क्या है बेटा? ब्रास की डिस्क है। यहाँ पे हम कंडक्शन करा के कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। अब इस सब पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब ये गोल्ड लीफ जो है ना बेटा, ये बहुत स्मॉल होती है, वेरी वेरी स्मॉल। और मैं तुम्हें सच बात बताऊं, एक फैक्ट की बात बताता हूँ तुम्हें, जो गोल्ड होता है ना बेटा, बहुत ही मेलिएबल, बहुत ही डक्टाइल होता है, क्योंकि मेटल है। तो इसको पीट पीट के इससे थिन शीट बना ली जाती है, ऐसे ही थिन शीट चिपकाया गया है। अब जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव आता है दोनों तरफ, ये दूर भागती है। क्यों सर, क्यों दूर भागती है? क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। बेटा ये लाइक चार्जेस है, दोनों पे प्लस प्लस है, तो यहाँ पे दोनों क्या करेंगे? रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा सर। रिपल्सन मतलब सर दूर दूर जाएंगे दोनों, रिपल्सन होगा, है ना, ऑफ गोल्ड लीफ। तो क्या होगी भैया, ये दूर दूर जाएंगी, और जब दूर दूर जाएंगी तो जितना दूर जाएंगी हमें पता लग जाएगा उतना चार्ज इस पे है। मतलब ये एक रफ एस्टिमेशन देता है। हम क्यों कहते हैं, क्यों डायरेक्टली पूछते हैं? थीटा के, जितना दूर गई उतना चार्ज हमें पता लग जाएगा। तो इसमें तुम्हें क्या याद रखना है सर, क्या याद रखवाना चाहते हो? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपको ये याद रहे कि हमें एक रफ एस्टिमेशन देता है चार्ज का, कि किसी बॉडी पे कितना रफली चार्ज है, उसके बारे में अगर कोई हमें बताता है तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बताता है। अब सर अगले टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मेथड ऑफ चार्जिंग। हाँ सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ना, जब आप चार्ज को समझ जाओ, चार्ज की प्रॉपर्टी समझ गए, चार्ज पे क्वेश्चंस कर लिया, आप किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं ये समझो।
बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास टोटल 3 तरीके हैं। क्लास 12 के फिजिक्स में देयर आर ओनली 3 मेथड्स जिससे आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। क्या क्या तरीके हैं सर? सबसे पहला तरीका है हमारे पास चार्जिंग बाई कंडक्शन। किसी बॉडी को हम कंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं। कंडक्शन क्या होता है डिटेल में समझाऊंगा। किसी बॉडी को हम फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं, रबिंग कर लो भैया, रगड़ लो आपस में ऐसे से, रबिंग से चार्ज कर सकते हो। तीसरा तरीका है चार्जिंग बाई इंडक्शन। किसी बॉडी को इंडक्शन से चार्ज कर सकते हो। एक इंडक्शन भी चार्ज करने का तरीका होता है, मेथड होता है। ये 3 डायग्राम बने हैं। क्या सर मैं अभी इस डायग्राम से पढ़ाओगे? नहीं बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तीनों मेथड्स होते क्या क्या है, फिर मैं तुम्हें आऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा। तो सब्र करो मालिक, वेट करो। आगे बढ़ते हैं भैया। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो कॉपी में हेडिंग लगा लीजिएगा मालिक, मेथड ऑफ चार्जिंग। और बेटा 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला जो मेथड है वो हमारा है चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन। दो बॉडी को चार्ज करेंगे, एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं कंडक्शन। उसकी हेल्प से दोनों बॉडी को हम चार्ज करने वाले हैं। सर कंडक्शन में होता क्या है बताता हूं। दो बॉडीज हमारे पास में होती हैं। क्या होती हैं? दो बॉडी होती हैं। जैसे मान लो एक बॉडी ये है ना, इधर बना देता हूँ। एक बॉडी हमारे पास में ये है और एक बॉडी हमारे पास में ये है। ये दो बॉडी हैं। इसमें मान लो कुछ चार्ज, देखो कंडक्शन में जब कभी चार्ज करते हैं तो दोनों कंडक्टर्स होने चाहिए। कंडक्टर ये है, कंडक्टर ये है, और ये आइडेंटिकल होने चाहिए। मतलब दोनों की शेप साइज सेम होनी चाहिए। अगर नहीं बन रही है तो बेटा समझ जाना कि मैं सेम ही बना रहा हूँ। अब मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है ना, तो जो फिजिक्स का काम है वो मैं करा दे रहा हूँ। तो मैं आर्ट वार्ट घर पे बना लेना, समझ जाओ कि दोनों इक्वल शेप एंड साइज की है। बेटा मान लो इसके ऊपर है 5 कूलम का चार्ज और ये बॉडी कंडक्टर है, पर इसके ऊपर है मान लो 2 कूलम का चार्ज, है ना, दोनों कंडक्टर्स हैं। अब कंडक्शन मेथड में क्या होता है, इस बॉडी को हमें चार्ज करना है। या मान लो एक काम करता हूं मैं तुम्हें सच बताऊं तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 0 कूलम। मान लो इस पे चार्ज ही नहीं है, नो चार्ज, Q इक्वल टू 0 है। अब मैं इस बॉडी को इस बॉडी से चार्ज करना चाहता हूँ। क्या ऐसे मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से इस बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, इन दोनों बॉडीज को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे। किससे सर? एक वायर लाएंगे और इनमें कंडक्शन, ये क्या है, ये सर क्या बनाए हुआ मैं बनाया हूं, इसे बोला जाता है कंडक्टिंग वायर। तार जानते हो ना, तार? हाँ सर जानते हैं। वही तार से मैंने दो बॉडीज को जोड़ दिया है। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। सर क्या होगा इसके बाद? बेटा दोनों बॉडीज को जब मैंने कनेक्ट कर दिया है कंडक्टिंग वायर से तो क्या होगा, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। बेटा प्रोटॉन्स ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। इस दुनिया में केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो तुमने अभी पढ़ा है कि जो चार्ज होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन का, तो चार्ज भी जाएगा। सर फिर क्या होगा? तो कुछ देर बाद क्या होगा, इस बॉडी पे भी कुछ चार्ज आ जाएगा सर, और इस बॉडी पे भी कुछ चार्ज आएगा। सर इसका चार्ज तो कुछ कम होगा और इस पे कुछ चार्ज आएगा। ये बॉडी ए बी ही है। मैं इसको एक काम करता हूँ, छोटे में बनाता हूँ, छोटकू सा बना देता हूँ, है ना। क्या बना देता हूँ? छोटकू सा। तो जब मैं इसको छोटकू सा बनाऊंगा बेटा ऐसे ना, मैं काम, ये वही बॉडी है, तुम समझ नहीं रहे हो, ये वही सेम बॉडी है पर मैं इसका शेप कम कर दे रहा हूँ। एक बॉडी ये, एक बॉडी ये। अब बेटा क्या होगा, इस पे 5 कूलम था, अब अगर इसने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया तो इस पे कुछ चार्ज कम हुआ होगा। सर कितना चार्ज कम होगा? ओवरऑल चार्ज कितना होगा? तो बेटा एक फॉर्मूला होता है, यहीं पे लिख लो। अगर तुम्हें कंडक्शन के बाद नेट चार्ज पता लगाना और वो दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, मजे की बात तो ये है कि क्लास 12 में इस टॉपिक पे इस चैप्टर में तो आइडेंटिकल ही बॉडी है, उनका शेप साइज फिक्स ही होगा, है ना। तो तुम्हें अगर मान लो तुमसे कोई पूछे कि मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए हैं तो फाइनल चार्ज कितना होगा इस किसी बॉडी पे, तो होगा सम ऑफ चार्ज डिवाइड बाई 2। सम ऑफ चार्ज डिवाइड बाई 2। चार्ज लिखो, उसको 2 से डिवाइड कर दो। है सर? हाँ बैगन। बेटा देखो 5 कूलम चार्ज, 0 है इस पे चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 5। इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है ना, तो 5 प्लस 0 5 ही होता है, डिवाइड बाई 2। इसको करूंगा तो 2.5 आएगा सर, 2.5 कूलम। हाँ सर
मतलब इस बॉडी पे भी 2.5 कूलम चार्ज रहेगा, इस बॉडी पे भी 2.5 कूलम चार्ज रहेगा। यस मालिक, यही समझाना चाहता हूं। और ऐसे क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। यस मालिक, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। और जब सीबीएसई में आएगा तो यूपी बोर्ड में भी आएगा। क्यों सर, क्यों? क्योंकि भैया दोनों तो एनसीईआरटी है ना। समझ में आ गई बात? तो ये बात जो मैं लिख दे रहा हूं इसको समझ लेना कि कंडक्शन में क्या होता है बेटा। समझो, मोटी मोटी बात समझो। कंडक्शन में क्या होती है? टू बॉडीज आर कनेक्टेड, टू बॉडीज आर कनेक्टेड थ्रू कंडक्टिंग वायर। इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया जाता है थ्रू कंडक्टिंग वायर। और जब ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट होती हैं, है ना, तो क्या होता है मालिक? देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। तो क्या होता है? ट्रांसफर होता है किसका मालिक? इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करता है, मतलब होता है। एंड बाय दिस मेथड we charge the body, and by this method we charge the body। हम क्या कर देते हैं? बॉडी को चार्जिंग करा देते हैं मालिक, चार्ज कर देते हैं बॉडी को, चार्ज दी बॉडी। अब देखो सर, इसके ना कुछ की पॉइंट हैं, की पॉइंट नोट कर लो, कॉपी में भी नोट कर लो, दिमाग में भी नोट कर लो। कंडक्शन में हमेशा जब भी कभी कंडक्शन कराना होगा, एटलीस्ट एक बॉडी के ऊपर तो चार्ज हो ही। मतलब इसके पास मान लो नहीं है तो इसके पास तो होना चाहिए ना, तभी तो तुम भैया इसको चार्ज दोगे। मान लो कि तुम अमीर सपने में बनो कि आई हैव 2 करोड़ रुपीज, आई विल बाय मर्सिडीज ऑडी एंड आई विल बाय इंडिया फेवरेट मोस्ट डिमांडिंग कार। सपने से बाहर निकलो अंकल, तुम तो गरीब हो, तुम तो गरीब हो। और सपने क्या देखते हो? गाड़ी। मैं कल गाड़ी खरीदूंगा, मजाक कर रहा हूं, पर समझो बेटा सपने से हकीकत बहुत अलग होता है। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम गाड़ी खरीदो तो पैसा तो होना चाहिए ना। तो अगर तुम चाहते हो कि कंडक्शन कराओ तो क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक बॉडी के पास तो चार्ज होना चाहिए। तो की पॉइंट में क्या है? एटलीस्ट वन बॉडी मस्ट बी चार्ज। भैया तुम्हारे पास खुद का चार्ज नहीं है, मतलब तुम खुद ही चार्ज नहीं, तुम दूसरे चार्ज क्या करोगे? हैं? तो तुमको खुद को पहले चार्ज करना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, फिर दूसरे को कर पाओगे। तो ऐसे ही इस बॉडी से इस बॉडी को चार्ज करना है, तो इस बॉडी के पास तो चार्ज होना चाहिए। एटलीस्ट वन बॉडी मस्ट बी चार्ज, वन बॉडी मस्ट बी चार्ज। हाँ अंकल, एक बॉडी तो चार्ज होनी ही चाहिए, तभी दूसरे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। दूसरा मजेदार बात, कभी भी कंडक्शन होगा तो इसमें कंडक्टर्स, यानी इसमें क्या होता है, मजे की बात है, इसमें बॉडी को कनेक्ट कराते हैं, जोड़ते हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है? टू बॉडी मस्ट बी कनेक्टेड, टू बॉडी को जोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दूर दूर आए और बॉडी चार्ज हो जाए, ऐसा नहीं होगा, दोनों बॉडी को कनेक्ट करना पड़ेगा। टू बॉडी मस्ट बी कनेक्टेड। तो क्या मालिक मेरी इतनी बात आपको समझ में आई? क्या बताइए, मेरी इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है सर, आगे बढ़ सकता हूँ? बिल्कुल बढ़ सकते हो सर। आगे बढ़ने से पहले मैं क्वेश्चन करा दूं इसके ऊपर? करा दो सर, ठीक है मालिक, इसको मिटाल के मैं क्वेश्चन करा देता हूं। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ऐसा है, बताता हूं। एक सवाल कराता हूं मैं आपको, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ से हर एग्जाम, चाहे नीट हो, जेई हो, बोर्ड हो, हर जगह सवाल आते हैं। इसे बोलते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, और ये है उसका दूसरा मेथड, है ना? ये है मेथड ऑफ चार्जिंग का दूसरा मेथड। ये क्या है सर? ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें जो बॉडी को हम चार्ज करने वाले हैं वो रबिंग कह लो या फ्रिक्शन कह लो, दोनों एक ही चीज होती है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या मैं इसी को क्या कह सकता हूँ? रबिंग, है ना? दोनों का मतलब सेम ही है। हम बॉडी को चार्ज कर रहे हैं फ्रिक्शन से या रबिंग मेथड से। इसमें क्या करेंगे? हम दो बॉडीज लेंगे, है ना? मान लो हमारे पास में एक बॉडी है, इसके ऊपर है 10 इलेक्ट्रॉन, है ना? इसको मैं फिर से बनाता हूँ। मान लो हमारे पास में एक बॉडी है,
अब ये बॉडी न्यूट्रल होनी चाहिए, है ना, और इंसुलेटिंग होनी चाहिए। मान लो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, तो ये बॉडी हमारी कैसी है? ओवरऑल तो ये न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इस पे जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, ये बॉडी न्यूट्रल है। अब मैं ऐसे ही दूसरी न्यूट्रल बॉडी को लेकर के आता हूँ। अब मेरी बात को समझना, यानी जब भी फ्रिक्शन से किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो दो न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बराबर होते हैं और दोनों में ना कोई चार्ज नहीं है, ये भी न्यूट्रल है। अगर मैं तुमसे पूछूं इस पे नेट चार्ज कितना है, अभी अभी इस पे क्यू नेट कितना है, तो इस पे नेट चार्ज जीरो है। इस पे कितना नेट चार्ज है? इस पे नेट चार्ज जीरो है। क्यों सर? जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, ओवरऑल चार्ज तो जीरो है ना। इसी वजह से दोनों बॉडी न्यूट्रल है। मतलब किसी के पास चार्ज ही नहीं है, ना इसके पास चार्ज है ना इसके पास चार्ज है, और फिर भी ये बॉडी चार्ज हो जाएंगी। सच कह रहा हूं। कंडक्शन में ऐसा नहीं था। कंडक्शन में एटलीस्ट एक बॉडी के पास चार्ज होना था, पर रविंग या फ्रिक्शन मेथड में अगर दोनों बॉडी के पास चार्ज नहीं है, दोनों न्यूट्रल है, तो भी हम चार्ज कर सकते हैं। क्या करेंगे? हम इन दो बॉडीज को पास पास लाएंगे और इनका कराएंगे रविंग। रविंग मतलब समझते हो, ऐसे से कराएंगे, रविंग कराएंगे। तो रविंग ऐसे होगी सर, कैसे होगी? ये 10 इलेक्ट्रॉन वाला और ये 10 प्रोटॉन वाला, ये क्या होगा? मैं एक काम करता हूँ, इसको यहीं पे समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो। यहां से क्या होगा? यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, भाई ये 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन या कुछ ऐसा होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहाँ आया, गया। मान लो 3 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से आया, इस बॉडी से 3 इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे आया। एक बात याद रखना, जब कभी भी चार्जिंग करते हैं ना फ्रिक्शन से या रविंग से, तो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी पे जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाते हैं, ऐसा होता है। तो फाइनली क्या हो जाता है जब ऐसा करते हैं हम, तो मान लो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा, अभी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, और जब ये 3 ले लेगा तो इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और प्रोटॉन थोड़ी ट्रांसफर होते हैं, तो 10 ही रहेंगे, है ना। अब इसने 20 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसके ऊपर जो फाइनली चार्ज होगा वो कितना होगा? 17 इलेक्ट्रॉन होगा और 20 प्रोटॉन होंगे। यहाँ पे ना एक, अगर समझदार बच्चे हो तो एक बात बताओ, मेरी एक बात तुम समझो और मुझे बताओ, मुझे इस चीज को समझाओ, एक्सप्लेन करो। बेटा यहाँ पे 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन होते तो कोई चार्ज ना होता, इस पे 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए ना, तो इस पे -3 का चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? इस पे 17, इस पे 20 प्रोटॉन थे, 20 इलेक्ट्रॉन रहते तो ठीक रहता, पर अब इसके पास में प्रोटॉन ज्यादा है ना, 20 प्रोटॉन है ना, तो इस पे +3 का चार्ज आएगा ना। तो देखो बेटा, एक न्यूट्रल बॉडी को मैंने चार्ज कर दिया, इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके ऊपर -3 का चार्ज आ गया, इसने 3 दे दिया, इसके ऊपर +3 का चार्ज आ गया। पहले दोनों बॉडीज न्यूट्रल थी, लेकिन बाद में मैंने चार्ज कर दिया इस बॉडी को, इन दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज हो गया, और इसी मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या रबिंग। अब इसमें सर किया क्या? इसमें मैंने क्या किया, दोनों बॉडीज को रफ करके चार्ज किया। जब मैंने इन दोनों बॉडीज को रफ करके चार्ज किया, तो इन रविंग या फ्रिक्शन फ्रिक्शन both in rubbing or friction, body is rubbed together, बॉडी को रब किया जाता है साथ साथ। देन इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी गोज ट्रांसफर्ड गोज टू अनदर बॉडी, एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पे जाता है, एंड बॉडी गेट चार्ज, और बॉडी क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है, एंड बॉडी गेट चार्ज। तो फ्रिक्शन में क्या होता है? फ्रिक्शन में जब किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, दोनों को रब करते हैं, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरी बॉडी में जाता है। बचपन में किया होगा ना, ऐसे ऐसे किया होगा, हाथ में ऐसे पेन लगाते हैं, फिर ऐसे पीस ऑफ पेपर को उठा लेते हैं, वो भी यही तरीका है, सेम मेथड है, बातें वही है ना। तो ये क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो क्या होता है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, दोनों एक के ऊपर प्लस आता है, एक के ऊपर माइनस आता है, दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। इन दोनों पे देखो चार्ज आ गया। अब सर क्या बताना चाहते हो आप? मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, उसको लिख लो, समझ लो कि रबिंग या फ्रिक्शन में क्या होता है। रबिंग या फ्रिक्शन में ये होता है कि एक बॉडी को जब दूसरे बॉडी से रफ करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाते हैं और बॉडी चार्ज हो जाती है। अभी दोनों बॉडी न्यूट्रल थी, लेकिन जब मैंने इनको रब किया, फ्रिक्शन दिया, तो बॉडीज क्या होंगे? एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरी बॉडी में चला गया, और ये बॉडी क्या हो गई? चार्ज हो गई। अब सुनिएगा मालिक, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी ऐसा काम हम करते हैं, जब कभी ऐसा करते हैं, तो क्या होता है? सुनो,
जब कभी भी मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हम करते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, हम किससे कर रहे हैं? हम बॉडी को चार्ज कर रहे हैं फ्रिक्शन से। इसको सुनो, हम मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे हैं, वो फ्रिक्शन से चार्ज कर रहे हैं। आप ये जो बात मैं लेकर आऊं इसको समझो। तो इसमें हमने क्या किया, हमने जब दोनों बॉडी को रब किया तो इसमें बॉडी कनेक्टेड थी ना। अब इसमें कुछ की पॉइंट है, इसको याद रखो। जब मैंने ऐसा किया था, जब दोनों बॉडीज को मैंने रब किया तो इसमें क्या हुआ, दोनों बॉडीज हमारी क्या थी, न्यूट्रल थी। बोथ बॉडी वर न्यूट्रल, न्यूट्रल थी। दोनों बॉडीज को मैंने कनेक्ट कराया, बोथ बॉडीज क्या थी, कनेक्टेड थी। बोथ बॉडीज वर न्यूट्रल। और रबिंग में क्या होता है, या फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन बोल लो या रबिंग बोल लो ना, दोनों कहा जाता है। इन रबिंग और फ्रिक्शन बॉडी गेट चार्ज आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछा जाता है एग्जाम्स में, है ना। क्या तुमने ऐसा देखा है, ऐसा मतलब कैसा बता रहा हूँ, क्या तुमने ऐसा कभी देखा है, एक सिल्क क्लॉथ लो और एक ग्लास का रॉड लो। सुनो, ये एप्लीकेशन एग्जाम में कई बार आया है, और इसको समझो। बेटा क्या होता है, ये हमारा ग्लास रॉड है ना, ये ग्लास रॉड है। अभी ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। और ये जो हमारा सिल्क का क्लॉथ है ना, अभी ये भी क्या है, न्यूट्रल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सिल्क क्लॉथ को इस ग्लास रॉड में रब कर रहा हूं, ध्यान से समझना। इस सिल्क क्लॉथ को इस ग्लास रॉड में क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। तो मैं ये देखूंगा बेटा कि ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और सिल्क क्लॉथ में चले जाएंगे। अब अगर ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले तो ये जो ग्लास रॉड है कैसा हो गया, ग्लास रॉड हो गया पॉजिटिव। अभी तक इस पे कोई चार्ज नहीं था, देखो ये न्यूट्रल था, सिल्क क्लॉथ भी न्यूट्रल था, लेकिन जब मैंने रबिंग कराई तो ग्लास रॉड के ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज। और ये जो सिल्क क्लॉथ है ना, इसके ऊपर देख लो कैसा चार्ज आ गया, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। बेटा यही होता है रबिंग फ्रिक्शन मेथड, ये बात याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब किसी ग्लास रॉड से किसी भी सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आता है। बेटा ये बात याद रखना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग पे, जिसे बोलते हैं, एक हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया, है ना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया। अब आते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में भी बॉडी को चार्ज किया जाता है ना। ये हमारे पास क्या है, मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक और तरीका है बॉडी को चार्ज करने का, जिसे बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या करते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी को लेकर के आओ, है ना, एक न्यूट्रल बॉडी को लेकर के आओ। मान लो कोई न्यूट्रल बॉडी ऐसे है, इसको मैं एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर खड़ा कर देता हूँ। ये क्या है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, जो कह रहा हूँ उसको सिर्फ समझो अभी। ये क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है। इंसुलेटिंग स्टैंड मतलब जो भी चार्ज होगा वो ट्रेवल करके नीचे नहीं आएगा, क्योंकि एक इंसुलेटिंग स्टैंड है। अब अगर ये न्यूट्रल बॉडी है तो जितना इसमें प्लस होगा उतना माइनस होगा, ओवरऑल इस पे क्यू चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। हाँ सर समझ में आ गया, जीरो होगा। लेकिन मैं क्या करूं, अगर मैं कोई एक पॉजिटिव चार्ज रॉड इसके आसपास लेकर के आऊं तो ये क्या करेगा, इस बॉडी में जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉडी न्यूट्रल है। ये रॉड क्या करेगा, ये रॉड इस इलेक्ट्रॉन्स को ना अपनी तरफ बुलाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या मैं कह लूं जितने नेगेटिव चार्ज होंगे, है ना, जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उसको क्या कर लेगा, ये जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उसको क्या कर लेगा, ध्यान से सुनो, एक पास बुला लेगा भाई। पॉजिटिव को देख करके इस न्यूट्रल बॉडी में जितने नेगेटिव चार्ज होंगे वो सब एक तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज सब दूर दूर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल करते हैं ना, दूर दूर चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज पास पास चले जाएंगे।
ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? इस बॉडी पे ये बॉडी इंड्यूस्ड हो गई। अब क्या होगा, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज के रॉड को लेकर के चला जाऊं बेटा, अगर मैं इसको गायब कर दूं तो ये बॉडी फिर से न्यूट्रल होगी, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके पूरा बॉडी न्यूट्रल कर लेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, हम एक काम कर देते हैं, हम इसका करा देते हैं जमीन से अर्थिंग। क्या करा देते हैं, जमीन से अर्थिंग करा देते हैं। अर्थिंग कैसे कराते हैं जमीन से, बताता हूं। हम जमीन से इसका जब अर्थिंग करा देते हैं तो क्या होता है, जमीन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ऐसा देखा गया है कि जमीन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ये जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके क्या कर लेते हैं, इस जितने पॉजिटिव चार्ज हैं इसको खत्म कर देते हैं। किसको, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं ये खत्म हो जाएंगे। ओवरऑल बॉडी पे कितना चार्ज रहेगा, ओवरऑल बॉडी पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसको लेकर के भी चला जाऊं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भी हम अर्थिंग कराते हैं, ये मैंने क्या कराया, ये हमने क्या करा है, इसे बोलते हैं अर्थिंग। और जब अर्थिंग होती है तो याद रखना, अर्थिंग से इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से निकल करके उस बॉडी में गए और इधर जितना पॉजिटिव चार्ज था उसको खत्म कर दिए। अब इस पॉजिटिव चार्ज के रॉड को मैं बेटा ले करके भी चला जाऊं ना, तो इस बॉडी पे हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा। और पहले क्या था, पहले इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं था, न्यूट्रल था, और अब मैंने इसको चार्ज करा दिया। समझे? तो मैं एक बात बताऊं, मैं तुमसे कहूं जो कहना चाहता हूं, वो ये बात ये है कि देखो, जब भी इंडक्शन होता है तो क्या होता है, इंडक्शन में मैंने क्या बताया, पहले लिख देता हूं फिर एक बार और समझाऊंगा ताकि अच्छे समझ जाओ। इन इंडक्शन, इन इंडक्शन bodies are not connected, bodies are not connected, are not connected, bodies connected नहीं, इंडक्शन में बॉडीज कनेक्टेड नहीं थी। देखो ये एक इंसुलेटिंग स्ट्रेंड था, है ना, इस पे नेट चार्ज जीरो था। जब मैं रॉड को लेकर के आया तो इसके ऊपर पॉजिटिव 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 था, तो इसने सारे नेगेटिव को खींच लिया, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। अब अगर मैं इस सिचुएशन में इस रॉड को लेकर के चला जाता तो ये भैया ये क्या होता, फिर पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके पूरा जीरो हो जाते। ये कैसा हो जाता, ये ऐसा हो जाता, ये तो अभी ऐसा हो जाता, फिर कहानी खत्म हो गई। अब अगर इस बॉडी को चार्ज करना है ना, तो एक रॉड को लेकर के आते हैं पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज के रॉड को लेकर के आऊंगा मैं, क्या होगा, नेगेटिव 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 एक तरफ हो जाएंगे, सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाएंगे, ठीक है, और पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि परमानेंट चार्ज मेंटेन है तो हम करा देते हैं अर्थिंग। इस बॉडी को परमानेंटली चार्ज करने के लिए हम क्या करा देते हैं बेटा, हम करा देते हैं अर्थिंग। तो जब अर्थिंग होती है तो क्या होता है, अर्थिंग में कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और ये जाएंगे और ये क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके ओवरऑल जीरो हो जाएंगे और इस बॉडी पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज रहेगा। इस तरीके से न्यूट्रल बॉडी को हमने चार्ज कर दिया। और एक चीज तुम जरा ध्यान दो, इसमें बॉडीज को हमने कनेक्ट नहीं कराया है, एकदम छुआ नहीं दिया है, दूर दूर रखा है, फिर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। तो ये था चार्जिंग बाई क्या, फ्रिक्शन, सॉरी इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, जिसमें इंड्यूस कर रहे हैं बॉडी को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बॉडी इज परमानेंट चार्ज, बॉडी इज परमानेंट चार्ज। अगर हम परमानेंट चार्जिंग करना चाहते हैं बाय अर्थिंग तो हम क्या कर देते हैं, चार्ज बाय अर्थिंग। तो ये था हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग तुमने पढ़ लिया है। अब जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। अब आते हैं अपने खूबसूरत से टॉपिक जिसका नाम है कूलम्स लॉ के ऊपर। किसके ऊपर आएंगे, कूलम्स लॉ के ऊपर आएंगे भाई, है ना। ये देखो कूलम्स लॉ कहाँ गया है, आ जाओ भाई, कूलम, ये है देखो कूलम लॉ। कूलम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे भैया, कौन थे, कूलम्स नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक लॉ दिया था जिसे बोलते हैं कूलम्स। कूलम्स लॉ ये कहता है कि मान लो आपके पास में दो पॉजिटिव चार्ज है और अगर उनको किसी डिस्टेंस पे आपने रख दिया है ना, इसको मैं एक काम करता हूँ ऐसे बना देता हूँ। मान लो आपके पास में दो पॉजिटिव चार्ज हैं ऐसे, एक प्लस क्यू ऐसे, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इस बॉडी के ऊपर मान लो प्लस क्यू चार्ज है। इन दोनों बॉडीज को आपने दूर दूर रखा है आर डिस्टेंस। अब क्या होगा, ये दोनों जो चार्जेस हैं ना, ये जो दोनों चार्जेस हैं, ये जो दोनों बॉडीज हैं, एक दूसरे के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएंगी। कोई बताएगा क्यों,
क्यों लगाएंगे रिपल्सिव फोर्स? क्योंकि इस पे भी प्लस क्यू का चार्ज है, इस पे भी प्लस क्यू का चार्ज है, और अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं मालिक, ये हमेशा रिपल्सन करते हैं। तो अगर इस बॉडी को 1 मान लूं तो इस पे दूसरा वाला एक फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये इधर लगेगा कि नहीं लगेगा इस तरफ। और ये वाली बॉडी अगर मैं इसको बॉडी 2 कह दूं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस पे एक फोर्स लगेगा जो पहला वाला लगेगा, ये दोनों दूर दूर भागेंगे। तो कूलम्स ने बताया कि जो फोर्स लगता है ना, ये जो फोर्स लग रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, जो चार्ज है इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ये चार्ज उतनी फोर्स। और इन्होंने कहा ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब अगर डिस्टेंस को तुम 2 गुना बढ़ाओ तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी, फोर्स के स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। और इस इक्वेशन फर्स्ट को और इस इक्वेशन सेकंड को अगर आप डिवाइड कर दो तो हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओ, एक कांस्टेंट K आता है, फिर हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब सुनो मैं इसको समझाता हूँ, ये एक्चुअली में कूलम्स लॉ है। क्या कूलम्स लॉ क्या कहते हैं पहले समझो, कूलम्स लॉ क्या कहते हैं, सबको मैं डाल के ना एक मोटा मोटा बात बताता हूँ कूलम्स ने क्या कहा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलम ने कहा कि अगर मान लो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, कैसे चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है आपका प्लस क्यू है ना, और एक है आपका मान लो माइनस क्यू ही है, कोई दिक्कत नहीं है माइनस क्यू। अब ये बेटा अनलाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को इधर, ये देखो ये इसको इधर खींचेगा, इधर किसी फोर्स से खींचेगा और ये इधर आएगा। बेटा उन्होंने कहा कि 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है उसी के बारे में कूलम्स ने बताया कि जो फोर्स होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब Q1 इंटू Q2 के, और यही फोर्स जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। और बेटा इन दोनों इक्वेशन को मैं जब कंबाइन कर दूंगा ना तो जो हमारे पास बन करके इक्वेशन आएगी वो आएगी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बेटा ध्यान से सुनो, अगर 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 ये क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ कहता है डिस्क्राइब द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। कूलम्स लॉ क्या कहता है, ये फोर्स बताता है 2 पॉइंट चार्जेस के बाद में कितना फोर्स होगा। और तो मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कूलम्स लॉ ये कहते हैं कि जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। बेटा इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा ना तो एक कांस्टेंट आता है k, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं तो कांस्टेंट आता है k, और हो जाता है k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपके एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ना। अब एक नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपसे कि कूलम्स लॉ के ऊपर कुछ बातें का याद रखना है, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। एक फार्मूला है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आपको कुछ चीजों का याद रखना है, कुछ चीजों को ध्यान रखना है। क्या सर? इसमें जो बेटा K होता है ना इसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कूलम्स कांस्टेंट। और इस K की जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट आपको याद रखनी है, K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 के पावर 9। कितना? 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये एग्जैक्ट आपको ये वैल्यू याद रखनी है। यानी कि अगर 2 चार्जेस के बीच में कोई हमसे फोर्स पूछे सर, एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है, और अगर इसके बीच में मुझसे कोई फोर्स पूछे कि बताओ कितना फोर्स होगा, इस पे प्लस Q1 इस पे प्लस Q2, अब ये दोनों कैसे चार्ज है, ये दोनों लाइक चार्ज है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लाइक चार्ज क्या करेंगे, दूर दूर भागेंगे, ये भी दूर जाएगा ये भी दूर जाएगा, पर इस पे जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो K है वो क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है याद कर लेना 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्स स्क्वायर होती है। अब एक बात समझो, यहाँ पे जो मैंने K रखा है ये दोनों चार्जेस को मैंने फ्री स्पेस में रखा है ना, किस में रखा है, फ्री स्पेस में। इस K की जो वैल्यू होती है ना, K का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कई किताबों में इसी इक्वेशन को इस तरीके से लिख दिया जाता है, K के जगह पे क्या लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दैट्स इट, दोनों बातें सेम है, ये भी वही है ये भी वही है। अब
के की वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9 आई कैसे? एक काम करो आप, पाई की वैल्यू रख दो 3.14, 22/7 मतलब 3.14, 4 रख ही दो। एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको मैं समझाता हूँ एक चीज को, इस चीज को मैं समझाता हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर के चलता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो के आप देख पा रहे हो कूलम्स लॉ में, इस के की बड़ी अलग भूमिका है। ये जो के है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये जो के है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका अपना अलग महत्व है। इसको जरा समझो। यहाँ पे बेटा जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब मान लो कोई दो चार्जेस हैं, है ना, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। इसको मैंने फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में रखा या वैक्यूम में रखा, तो इसकी जो परमिटिविटी होगी उसको एप्सिलॉन नॉट बोलूंगा। ये फ्री स्पेस है और इसकी जो परमिटिविटी होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस बात का याद रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा सर, अब क्या बताने वाले हो? अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो आपने फॉर्मूला पढ़ा F इक्वल टू के Q1 Q2/r², इस पे ना के की यूनिट्स कैसे आती हैं, इसके लिए आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि डेराइव हाउ द यूनिट्स ऑफ के इज कम टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो अगर मैं के की यूनिट चाहता हूँ तो मैं आर स्क्वायर को इधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा FR² इक्वल टू के Q1 Q2, है ना बेटा। अब इस के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा FR², ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा FR² अपॉन Q1 Q2। सर फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है और रेडियस होगा मीटर स्क्वायर में, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और सी इंटू सी चार्ज की यूनिट कूलाम, तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर। तो अगर इसमें तुम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 रखो, 4 और 3 इंटू 1.4 रखो, तो के की जो वैल्यू आएगी बेटा वो 9 इंटू 10 के पावर 9 ही आने वाली है ना, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। इसकी वैल्यू 1 होती है तो रखोगे तो सॉल्व करके आंसर यही आने वाला है। ठीक है, बात ये बात समझ में आ गई? के की यूनिट कैसे निकाला ये भी समझ में आ गया सर। अब क्या है कि अब आप जब कूलम्स लॉ को समझ गए हो, तो कूलम्स लॉ पे कुछ बहुत सारे तरीके तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन कर लो, बाकी अगले क्लास में हम कूलम्स लॉ से कंटिन्यू करेंगे, और कल की क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं पूरा फील देने वाला हूँ। कल पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर अगले लेक्चर पढ़ेंगे टॉर्क, गॉस लॉ, और चैप्टर को खत्म करेंगे मस्त तरीके से, है ना। एक क्वेश्चन कर लो भाई। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि मान लो एक एक पॉइंट चार्ज है, इस पे 3 कूलम का चार्ज है, एक बॉडी है, एक कंडक्टर है, मान लो इस पे 3 कूलम का चार्ज है, और इस पे है मान लो 4 कूलम का चार्ज। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर। तो बताओ कितना फोर्स होगा, कितना फोर्स लगेगा इन दोनों के ऊपर? सर ये +3 कूलम है और ये +4 कूलम है, तो सर ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, इनमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा। हाँ सर लगेगा। उसी की वैल्यू हमसे पूछा है क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट फोर्स बिटवीन दी चार्ज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट करो, बताओ इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी होगी। तो कैसे करेंगे? कैलकुलेट फोर्स बिटवीन चार्जेस, कितना फोर्स होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में वो हमें बताना है। तो सर अभी आपने हमें एक फार्मूला सिखाया है, बताया है कि फोर्स का एक फार्मूला होता है, दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स निकालना हो तो उसका एक फार्मूला है के Q1 Q2/r²। सर इसमें हमें Q1 गिवन है। गिवन क्या है सर? हमको ये पता है कि यहाँ पे जो Q1 है वह है +3 कूलम, जो यहाँ पे सर Q2 है वह है +4 कूलम। तो सर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दूंगा, तो कितना हो जाएगा? के की वैल्यू तो सर हमें अभी आपने बता दी है, इसको याद भी मैंने कर लिया है। ये होता है 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा? 9 इंटू 10 के पावर 9 रख दूंगा, और Q1 की वैल्यू 3 है सर, Q2 की वैल्यू 4 है, और नीचे रेडियस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 4 जा 12, 12 इंटू 9 इंटू 10 के पावर 9 हो जाएगा, अपन 4 4 जा 16 हो जाएगा। ये 108 अपन 16 इंटू 10 के पावर 9 हो जाएगा,
और सर मैं अगर चाहूँ तो इसको और सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप इसको और सॉल्व करके आंसर बता सकते हो। अब यहीं पे मैं अपनी कैलकुलेशन को रोक रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इतना भी कर लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे बहुत तरीके के सवाल आते हैं। ये कूलम्ब्स लॉ का सबसे आसान क्वेश्चन था। कल की क्लास में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं लेकर के आऊंगा, है ना, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और मैं आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। बेटा अगर आज आप अभी तक हमारे साथ में कंसिस्टेंट बने हो, अगर आपने डेडिकेशन के साथ इस पूरे लेक्चर को देखा है, तो आपके अंदर विल पावर है, आप अच्छा करके आओगे, क्योंकि आप मेहनती हो। आप 1 से 1.5 घंटा इस क्लास को अटेंड किए हो, आपने पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई की है, आपका फिजिक्स एकदम अच्छा होगा। इतना सब कुछ करने के बाद आज का आपका होमवर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आज मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूँ। होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि आज आपको मैं दूंगा डीपीपी, जिसे बोलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, है ना, जिसमें मैं 10 क्वेश्चंस दूंगा आपको, 10 क्वेश्चंस। तो इस लेक्चर को देखने के बाद वो 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब सर ये डीपीपी आप कहाँ दोगे? ये हम देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। इस डीपीपी को कहाँ देंगे हम? ये देंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कहाँ पे है सर? टेलीग्राम चैनल है कहाँ पे बेटा? सुन लो, टेलीग्राम चैनल है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से जाकर के क्वेश्चंस वगैरह कर लो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए